अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पार्लिमानी सियासत में अगर हम पार्लियामेंट का जिक्र करें तो जाहिर है जितना ज़्यादा अहम हुकूमती बेंचेस पर लोग मौजूद होते हैं जो अवाम से मुंतखब नुमाइंदे हैं, उतनी ही ऑपोजिशन जो है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। स्पेशली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जाहिर है जिनका काम होता है कि हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़ पर ना सिर्फ चेक रखा जाए बल्कि अपने जो सजेशंस हैं वो भी दिए जाते हैं ताकि जमहूर के लिए कुल्ली तौर पर ऐसे कवानीन मुरतब किए जाएं जो मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अब अगर करंट पार्लियामेंट का हम जिक्र करें तो एक तरफ तो हुकूमती बेंचेस पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद जमातों का मौजूद है, PDM प्लस पीपल्स पार्टी, और दूसरी जानिब अगर ऑपोजिशन का जायजा लें तो मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट के बाहर है, इस्तीफे दे चुकी, जो कि मंजूर भी कर लिए गए। लेकिन इस वक्त भी जो ऑपोजिशन के लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन पर मबनी है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही 2018 में मुंतखब भी हुए और उसके बाद मुनहरिफ होने के बाद हमने देखा है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन गए। बहरहाल जो चैलेंजेस हैं, यानी अगर हम जायजा लें मुल्क की सियासत का तो मुआशी अबतरी सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से दहशत गर्दी जो बढ़ती जा रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की अबतर जो हालात हैं, जो महंगाई का आलम है, और सबसे बड़ा मसला कि आम इंतखाबात वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सब पर क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपना भरपूर, जिसे तगड़ा सा जैसे कहते हैं ना, किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं, आज इसी पर हम बात करेंगे। इन फोकस हैं राजा रियाज साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, और वैसे भी राजा साहब एक सीनियर सियासतदान हैं। माजी में हमने देखा कि वो पंजाब के सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसी तरह पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं, और फिर जैसे मैंने आपसे कहा इब्तिदा में कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए कौमी असेंबली में, और मुनहरिफ होने के बाद मई में, यानी 2022 मई में इन्हें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस राजा साहब। राजा साहब, आप क्या हुकूमती परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि आप हमें मुनर्रफ कह रही हैं। हम मुनर्रफ नहीं, हम नाराज़ लोग हैं इमरान खान से, जो उनकी पॉलिसियों की वजह से, जैसे दहशत गर्दी के बारे में उनकी पॉलिसी थी, हमें इस पर शदीद एतराज़ था। इसी तरह जो करप्शन इमरान खान के इर्द गिर्द पंजाब में KPK में हो रही थी, हम उस वजह से नाराज़ थे, हम कहते थे कि इसको रोकें। इसी तरह वफाक के वफाकी वज़रा जो और खान साहब के करीबी लोग जो थे वो अरबों रुपए की करप्शन कर रहे थे, हमें उस पर एतराज़ था, हमें बुज़दार पे एतराज़ था, हमें KPK के वज़ीर आला पे एतराज़ था, उनके मिनिस्टर्स पे एतराज़ था। तो हमने बारहा खान साहब को ये कहा कि खान साहब इन पॉलिसियों दुरुस्त नहीं है आपकी, और इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है तरीके। लेकिन खान साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, और उस वजह से आज ये जो मुल्क का बेड़ा माली तौर पे, माशी तौर पे बेड़ा गर्क है, ये भी खान साहब ने जब हमारी बात ना सुनी तो इमरान खान साहब की वजह से ये आज बेड़ा जो गर्क है वो माशी तौर पे। इसी तरह दहशत गर्दी की पॉलिसी जो थी कि तालिबान हमारे दोस्त हैं, इनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाए, इनको दफ्तर खोलने दिए जाए। हमने उस वक्त भी इन्हें कहा था कि ये हरकत ना करें, इससे बड़ा नुकसान होगा, और उसका नुकसान आपने देख लिया कि परसों पेशावर में इतनी बड़ी दहशत गर्दी की वाक़यात हुआ है जिसने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया है। पूरी कौम इस वक्त परेशान है। 102 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और बहुत से ज़ख्मी हैं। हम शहीद होने वालों के लवाकीन के गम में भी शरीक हैं, और जो ज़ख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपने क्योंकि पहले एतराज़ से ही उठाया कि आप मुनहरिफ नहीं हैं, आप नाराज़ हैं उनसे, लेकिन वो तो आपको अपनी जमात से खारिज समझते हैं। वो तो समझते ही नहीं कि आप उनकी जमात का हिस्सा भी हैं, क्योंकि आप तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक तरह से उनके खिलाफ गए ना। हमने उनके खिलाफ वोट नहीं डाला, ये दुरुस्त कर लें। हमने किसी जगह आज तक उनके खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया। अगर हम वोट कास्ट किसी जगह भी करते तो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त देनी थी और हमने नायल हो जाना था। हमने किसी जगह उनके खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया। हमें नाराज़गी है, हमने इख्तलाफ किया है, और हम समझते हैं कि खान साहब और उनके इर्द गिर्द जो 2 नंबर लोग हैं जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये बहुत बड़ी तादाद में, हम तो इलेक्टेड हैं,
अनइलेक्टेड लोग भी पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में इस बारे में यकीन रखते हैं कि खान साहब ने खुद और उनके इर्द गिर्द जो टीम है उन्होंने करप्शन और नौकरियां गलत दी, करप्शन की, तो इन्होंने पार्टी भी तबाह की है और मुल्क को भी तबाह किया हर लिहाज से। अच्छा, तो इस वजह से तो राजा साहब एक मिनट कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। जो आप कहते हैं ना इर्द गिर्द के लोग, भाई लोग सारे इर्द गिर्द के ही पे इत्तेफाक कर लेते हैं। वाडा साहब भी यही कहते हैं और वो तो पता नहीं क्या 2 सांप 3 सांप का जिक्र करते रहते हैं। नाम बताएं ना, आप क्या समझते हैं कौन है उनके इर्द गिर्द जिन्होंने पार्टी तबाह कर दी, पॉलिसीज जो है वो मुल्की जो है। आपने फवाद चौधरी के बारे में जो परवेज लाई ने कहा है वो सुन लिया है? जी जी, फवाद चौधरी साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, किस किस का नाम लूं? वो जो इनके पावर के वजीर थे, इनके जो बाकी वो ब्रिस्टर जो मुल्क से भाग गए हैं, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो साहब शहजाद अकबर साहब, मैंने उस वक्त इमरान खान को कहा था कि ये बंदा आपको छोड़ के भाग जाएगा। और खान साहब ने जहांगीर खान तरीन जैसे ग्रेट आदमी, जो अजीम आदमी हैं, जिनकी पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, इसी तरह अलीम खान साहब हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। खान साहब ने इन 2 नंबर लोगों के कहने पे उन लोगों को कुर्बान कर दिया और हम उनके खिलाफ, आपने देखा कि मैं 3.5 साल पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ हर तारीख पे जाता था, हर जगह उनके साथ खड़ा था। इसलिए खड़ा था कि मैं समझता था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। और खान साहब को हम बार बार जाके, एक दफ़ा हम 22 MNA गए खान साहब के पास कि खान साहब ये जुल्म ना करें, पार्टी के मुश्किल वक्त में काम आने वाले लोगों को कुर्बान ना करें। लेकिन खान साहब कुर्बानी के आदी हैं और पीछे से जो उन्हें घर से मशवरे मिल रहे थे, अच्छा। उन्होंने सिर्फ वो ओन चौधरी को कुर्बान कर दिया गया, जिसने 10 साल खान साहब की बच्चों की तरह खिदमत की। उन्होंने उसको भी माफ नहीं किया, उसको भी इसी तरह कुर्बान कर दिया। तो ये खान साहब की अपनी गलतियां हैं जो उनके सामने आ रही हैं। अच्छा। और अभी और आगे आएंगी इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगी कि खान साहब के साथ क्या होता है। और खान साहब पाकिस्तान की सियासत में अब मजीद मैं नहीं समझता कि उनका कोई रोल है। क्यों, क्या होता है, से मकसद क्या है? क्या आप उनको नाअहल होता देख रहे हैं या गिरफ्तारी आप उनकी देख रही हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बार बार ये कहती है। 2 केस ऐसे हैं जिनमें खान साहब, मैं आज आपको बता रहा हूं कि इतने स्ट्रॉन्ग केस हैं कि अगर इनकी कोई मदद भी करना चाहे तो इनकी मदद नहीं कर सकता, ये नाअहल होंगे। अच्छा, यानी कोई मदद भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो मदद करने वाले अब मौजूद हैं, किसी सूरत कोई राब्ता है? नहीं, मदद करने वाले तो अब मौजूद नहीं हैं, वो तो घरों को जा चुके हैं। इसीलिए अब इंसाफ होगा, कानून पे अमल होगा। और अगर इन 2 केसों पे कानून पे अमल होगा, इंसाफ होगा, तो तरीके इंसाफ का बेड़ा गर्क होगा, इमरान खान का बेड़ा गर्क होगा। लेकिन आप उस जमात का अभी भी हिस्सा है ना, जाहिर है। आपने कहा मैं आपको मुनहरिफ नहीं कहूँ, नाराज कहूँ, आप पार्टी से बिल्कुल खारिज नहीं हुए हैं। अगर इमरान खान एक पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने फैसला किया हुआ है कि मैंने बेड़ा गर्क करना है, तो फिर वो उसके चेयरमैन है, उनका अख्तियार है, वो करें। सही। अच्छा राजा साहब, तो ठीक है, चलें, ये तो आपकी शिकायतें हैं और अभी आगे चल के जरा ज्यादा बात होगी। आ जाती हूँ ना अपने वही घूम फिर के पहले सवाल पे। बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस वक्त जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, आप मुतमईन हैं? देखिए जी, मैं मुतमिन नहीं हूँ, ना हम सारे जो नाराज लोग हैं वो मुतमिन हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि अभी जो महंगाई है, हालांकि हम ये समझते हैं कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान है, इस लाकानूनियत का ज़िम्मेदार इमरान खान है, लेकिन एक गरीब आदमी को जब हम देखते हैं तो फिर हम मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछना का हक़ रखते हैं कि मियाँ साहब, खुदा के लिए गरीब का जीना जो मुश्किल हो गया उसके लिए कुछ रिलीफ दें। और उनसे मुतालबा भी करते हैं, आपके प्रोग्राम के ज़रिए मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए गरीब को रिलीफ दें। अच्छा। अमीर के साथ जो मर्जी करें, जो टैक्स लगाएं, लेकिन गरीब, आपकी मुश्किलात को भी हम समझते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाना था अगर इमरान खान ना होते। आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी दिन रात मेहनत कर रही है मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के। हमें तमाम चीज़ों का पता है, लेकिन गरीब के लिए खुदारा मुश्किलात में कमी लाएं।
ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। अच्छा, तो राजा साहब, आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से तो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से अपील भी कर रहे हैं गरीबों के हवाले से। जाहिर है आप इलेक्शन की सियासत को और इलेक्शन लड़ते हैं, आप हल्के के बंदे हैं, आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आपकी तनकीद आती? और यही तनकीद तहरीक इंसाफ आप पे करती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहाँ है? वो तो वफाकी वजीर बराए ऑपोजिशन है। जी, मैं कल फैसलाबाद में था, आपको पता है। आज मैं आया हूँ इंशाल्लाह असेंबली में। पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा इस इशू पे बात की है और आज एक दफ़ा फिर इस इशू पे बात करूंगा। अच्छा राजा रियाज साहब, अब ये मुझे बताइएगा, देखिए जो सबसे अहम बात है वो आप नाराज जरूर हैं। आपने अभी कहा पीटीआई का और इमरान खान का जो हाल होने वाला है वो सबके सामने आ जाएगा, अभी आप देखते जाएं। तो अगला इलेक्शन आप फिर किस पार्टी से लड़ेंगे? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आपने ये कहा था कि आप नून लीग के टिकट से कंटेस्ट करेंगे आम इंतखाबात में। देखें जी, अभी तक तो मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा हूँ। जब रिटायर हो जाऊंगा तो फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने किस जमात से इलेक्शन लड़ना है। ये फैसला मेरे रिटायर होने के बाद मैं करूंगा, लेकिन तरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन ना उन्होंने मुझे टिकट देनी है ना मैंने लेनी है। अच्छा, और वो जो आपके पूरा ये था कि मैं आप नून लीग में के टिकट से कंटेस्ट करेंगे, अभी उस बात में आप पूरी तरह से लॉक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है वहां से? नहीं, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं वक्त आने पे फैसला करूँ। ठीक है राजा साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, जरा ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब। आम इंतखाबात की तरफ आते हैं। आपने अभी कुछ रोज कबल ही ये बयान दिया कि माशी इखराजात बहुत ज़बरदस्त इस पे स्पेंड होंगे आम इंतखाबात पर, लिहाजा किसी की ख्वाहिश के तहत कबल अज वक्त यानी अक्टूबर से पहले ये इंतखाबात नहीं हो सकते। तो अक्टूबर तक लेकिन ये इंतखाबात होंगे और जब तक आप समझते हैं कि माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखें मोहतरमा, IMF का प्रोग्राम के लिए इस्लामाबाद में टीम आई हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, पाकिस्तान को बचाना, रियासत को बचाना है। तो डिफ़ॉल्ट हो गए तो यहाँ पे 22 करोड़ का मुल्क है ये, इसलिए बहुत सी मुश्किलात आएंगी। तो हमें दुआ भी करनी चाहिए और अपनी अपनी जगह हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचे। जिसका जो रोल है उसे अदा करना चाहिए। हम भी दुआ गो भी हैं और अपना रोल भी अदा कर रहे हैं कि अल्लाह करे मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो, IMF की किस्त मिल जाए, लोगों की मुश्किलात में कमी आए। इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन 6 महीने पहले हो गए या 6 महीने बाद में हो गए, अक्टूबर में हो जाएं या 224 के मार्च में हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। इलेक्शन बहुत से हो चुके हैं और बहुत से आगे होने हैं। सबसे पहले मुल्क है, रियासत है, और अगर इस रियासत को बचाना है तो फिर हमें बाकी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। लेकिन राजा साहब, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बात आपकी समझती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो, माशी डायरेक्शन ठीक हो जाए, मईशत संभल जाए, लेकिन 2024 भी आप पहुंच गए हैं। तो यानी इसका मतलब ये जो बातें हैं और बाज़गश्त भी है कि एक्सटेंड होगी। 6 महीने आगे चले जाएं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ना या कोई कुछ नहीं होना। मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को लिए हर पाकिस्तानी को तैयार रहना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये बातें हो रही हैं कि नून लीग ये कहती है और मौलाना फजलुर रहमान भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि असेंबली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, तो अगर ऐसा हुआ तो बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप इसकी हिमायत करेंगे? बिल्कुल, बतौर पाकिस्तानी मैं इसकी हिमायत करूंगा। और मैं यहाँ पे अंदर बैठा हूँ, अभी भी मैं ये इंटरव्यू भी असेंबली के अंदर से दे रहा हूँ। मुझे अंदर के हालात पता है कि मुल्क के माशी हालात बहुत बुरे हैं। आप डॉलर का रेट देखें, आप हमारी LC जो हैं उनको देखें, आप कराची में बैठी हुई हैं, जो हालात हैं पोर्ट पे जो हालात हैं वो मेरे भी इलम में है, आपके भी इलम में है। तो इन हालात में एक गरीब आदमी को बचाना और दूसरा मुल्क को बचाना, ये सबसे बड़े हम सब पे फर्ज है। यानी जितने इस पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उन सब पे फर्ज है कि गरीब आदमी को बचाएं और मुल्क को बचाएं। So, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माइनर चीज है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हिमायत करेगा अगर ऐसी कोई बात हुई जिसमें साल भर के लिए या 6 महीने के लिए अगर कोई असेंबली बढ़ाने की बात हो, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब अवाम के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा राजा साहब कि एक तो बात हो गई इंतखाबात की, अब जब भी होते हैं इसमें आपका तो बहुत अहम रोल है ना बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जाहिर एक निगरान सेटअप बनेगा, आप लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठकर मशावरत करेंगे, नाम भेजेंगे। आप समझते हैं कि क्योंकि जाहिर है अगला पूरा इलेक्शन जो है वो इस पर मुनहसर होगा
कि तमाम जमातें बिलशमूल तहरीके इंसाफ इस बात के ऊपर जो है उनको ये एतमाद हो कि जो निगरान सेटअप बन रहा है वो किसी के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लेकर जाएगा मुल्क को। तो ऐसे में कोई मशावरती अमल आप समझते हैं तहरीक इंसाफ से होना चाहिए, क्योंकि आप नाराज़ सही लेकिन हैं तो तहरीक इंसाफ ही ना? नहीं, हम तहरीक इंसाफ से कोई मशावरत नहीं करेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर से मशावरत करेंगे और अपने नाम देंगे जिनको समझेंगे कि इनमें ये काबिलियत है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं, और जिनके पास तजर्बा होगा, वो रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, उनके नाम देंगे। और फैसला इधर अगर मेरे और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान फैसला ना हुआ तो आपके को पता है जिस तरह पंजाब में हुआ है कि वो पार्लिमानी पार्टी के पास जाएगा, अगर उधर ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ओ, तो यानी तहरीक इंसाफ टोटली आप इसमें से माइनस ही होगी, उनकी जो पूरी कोर कमेटी है वो माइनस है इसमें से? जी, वो तो माइनस है। उन्होंने खुद रिज़ाइन दिए हैं और रिज़ाइन दे के असेंबली से बाहर जा चुके हैं। अगर रिज़ाइन ना देते तो आज अपोजिशन लीडर उनका होना था। उन्होंने खुद गलती की है, उन्होंने खुद गलती की, पंजाब की हुकूमत तोड़ी, KPK की हुकूमत तोड़ी, अब रो रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब जो बातें कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या वाकई इमरान खान साहब को इतना पसंद करते हैं कि हम देख सकते हैं कि वो, जैसे इमरान खान साहब की ख्वाहिश है ना कि वो उनके टिकट के ऊपर अगला पूरा इलेक्शन कंटेस्ट करें, इतना पसंद करते हैं, या कुछ हल्का परवेज़ इलाही साहब को कह रहा है कि आप अभी ज़रा साथ रहें इमरान खान के? नहीं, कोई नहीं कह रहा। इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को एक तो टिकट नहीं देंगे, जो उन्होंने वादा किया उतने टिकट नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं अगली दफ़ा चीफ मिनिस्टर आपको बनाऊंगा। किसी सूरत उन्होंने चीफ मिनिस्टर, अगर PTI पहले तो जीतेगी नहीं, अगर जीते ही तो PTI का चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही नहीं होगा, बल्कि उसका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी हैं। अच्छा, और फवाद चौधरी ने इसीलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इतनी सख्त बातें की है कि इमरान के सामने नंबर बन सकें और मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट पक्का हो जाऊं। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब, अब तो उनकी जमानत मंजूर हो गई, आप मुझे ये बताइए, जमानत भी हो गई, कि क्या फवाद चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो क्योंकि देखें आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं और ऑपोजिशन में जो भी जमात होती है, माजी में भी देखा, अब भी देख रहे हैं कि उनके लोगों को बाकायदा विक्टिमाइज किया जाता है। क्या आप उसकी हिमायत करते हैं जो कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ? बगावत का केस डालना बनता था? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो अल्फाज का चुनाव किया है, चेयरमैन और मेंबर्स के बच्चों को धमकियां दी हैं, मैं समझता हूँ ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन हुकूमत को भी इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उसमें मैंने बात की हुकूमत के लोगों से, तो उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी खुद मुद्दई बने हैं और उन्होंने जो FIR लिख के दी हम उसके पाबंद थे। वो एक आईनी इदारा है, उनकी बात को हम इनकार नहीं कर सकते थे। हमने उनकी लिखी हुई दरख्वास्त पे FIR दी है और उसके तहत अमल किया है। तो ये एक कानूनी और तकनीकी मसला है, इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतनी ख़ास ज़्यादती हुई है, बल्कि ये फवाद चौधरी साहब ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि उनके अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने गलत किया है, चुनाव बेहतर नहीं था। तो मैं समझता हूँ जब उनकी पार्टी कह रही है कि उनके अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं था तो उस वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। सही। और मौजूदा हुकूमत में किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ये वादा किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने, और हम दोबारा भी उनको याद कराएंगे कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होती। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि क्या वाकई ही जरदारी साहब के कहने पर आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लगाया गया था। वेलकम बैक। इन फोकस हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब। राजा साहब ये बताइएगा कि क्योंकि आप जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने ये आपके साथ जो है उनके साथ ये आपकी डील हुई थी कि आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना है। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने गेन की है पोजीशन पंजाब में, या आज नहीं, भी नहीं, ऐसी आपके पास गलत बात है। मुझे जो 21 लोग थे उन्होंने कहा कि आप बने और उन्होंने दस्तखत करके स्पीकर साहब को दिए। ना उसमें जरदारी साहब का रोल था, ना उसमें हुकूमत के किसी बंदे का रोल था। उन 21 आदमियों ने मुझे साइन करके दिया एक कागज़ पे
स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाएं, और उसी रिक्वेस्ट पे GDA के 3 बंदों ने एक नाम रिकमेंड किया था, क्योंकि मेरे साथ 21 लोग थे, उनके साथ 3 लोग थे, इसलिए स्पीकर साहब ने मुझे अच्छा लीडर तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन कैसी देख रहे हैं आप इस वक्त पंजाब में? पीपल्स पार्टी को अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, पंजाब में बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है। जो आपने इब्तिदा में जिक्र किया ना राजा साहब, जिसमें आपने कहा कि जब जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हुआ, और बिल्कुल सबको याद है कि आप हर पेशी पर उनके साथ होते थे। उस जमाने में ये खबरें भी आ रही थी कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को है। अब बड़ी इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन साहब, पहले तो ये इत्तलात थी कि शायद कोई एक नई जमात बनेगी इलेक्शन से कबल। ये बताइएगा कि ऐसा कुछ होने को है, या जो अब ज्यादा इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ने जो पैगाम तरीन साहब को भेजा था, वो मामलात काफ़ी हद तक जो है, यानी 90% तक वो हल हो गए हैं कि तरीन साहब और पीपल्स पार्टी साथ होंगे? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि वो नई जमात कोई नहीं बना रहे, वो अभी सोच रहे हैं। उनको कई तरफ से ऑफर है कि आप हमारे साथ आएँ, आप हमारे साथ आएँ। मेरी भी उनसे बात होती रहती है, तो वो अभी सोच रहे हैं और अपने दोस्तों से मशवरे कर रहे हैं। वो कोई ना कोई फैसला मेरा ख्याल है अगले 2-3 महीने में करेंगे, और सब दोस्तों को बिठा के मशवरे को ज़रूर कर रहे हैं। ये मैं आपकी खबर की तस्दीक करता हूँ। अच्छा, तो राजा साहब, आप अपने दोस्त को फॉलो करेंगे क्योंकि आपके बेहतरीन दोस्त हैं, या आप अपना खुद ही डिसीजन लेंगे? नहीं, मैं उनके दोस्तों में शामिल हूँ, और मेरे भाई भी हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारा एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो। अच्छा, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला, ये तो बड़ी ख़बर है। इसका मतलब जहाँ तरीन साहब होंगे आपको भी हम वहीं देखेंगे। अच्छा राजा साहब, अब आते हैं इस मामले की तरफ कि क्या वाकई आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में, जिसका एक बहुत अमल दखल है, और इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से ऐलान किया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, इस वक्त आप वो न्यूट्रलिटी देख रहे हैं? क्योंकि असद उमर साहब को तो शिकायत 100% जिस तरह वो न्यूट्रल हैं, जिस तरह पीछे हटे हुए हैं, जिस तरह वो मीडिया पे आने से अवॉइड कर रहे हैं। बहुत से मामलात उनके जो पहले मीडिया पे बड़े हाईलाइट होते थे, अब उनके बिल्कुल कोई मीडिया के साथ उनका राब्ता नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं हो रहे। तो 100% मैं उनको न्यूट्रल देख रहा हूँ। मीडिया से चले वो दूर रहे, लेकिन क्या सियासत से भी वो दूर है पाकिस्तान की? 100% सियासत से दूर है वो। इलेक्शंस के हवाले से वो कोई उनका इनपुट नहीं है कि होने चाहिए कबल अज वक्त, या वक्त पर, या वक्त से आगे? उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, अगर वो इंटरफेयर करते तो जिस तरह इमरान खान जीता है उस तरह ना जीतता। एक मिसाल मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। लेकिन फिर असद उमर साहब और तहरीक इंसाफ को तो आज भी शिकायत है, वो कहते हैं न्यूट्रलिटी नजर नहीं आती। उनको जो शिकायत है, उनके जो पेट में दर्द है, वो ये है कि ये हमारी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि वो बहुत 5 साल 10 साल उन्होंने उनकी सपोर्ट ली है, उन्हें आदत पड़ गई है बैसाखियों पे चलने की। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चल नहीं पाएंगे। जो आदमी 10 साल बैसाखियों से चलता रहा, वो फिर सारी उम्र बैसाखी इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है कि उसे बैसाखी मिले। वो बैसाखियाँ अब नहीं रही हैं, और उन्होंने चीखना है, रोना है और खुदा के वास्ते डालने हैं, लेकिन उनकी अब किसी ने नहीं सुननी। तो सदर पाकिस्तान का इस वक्त आपको क्या रोल नजर आ रहा है? उनके हवाले से पहले ये खबरें थी कि शायद उनका मुआवजा किया जाए, जो कि इनिशियली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बड़ी ये खबरें थी कि इस तरह से पहले ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा। लेकिन अभी कुछ अरसे कबल से हम देख रहे हैं कि शायद सदर पाकिस्तान इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि विद इन पार्टी जो है, यानी तहरीक इंसाफ के विदिन, उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी एक ग्रुप जो है वो उनके खिलाफ है, जबकि सदर पाकिस्तान के साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि ज़रा मामला फहमी से आगे बढ़ना चाहिए। देखें, इमरान खान साहब बहुत ज़िद्दी आदमी हैं और वो हर चीज़ चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो सदर पाकिस्तान अब 100% इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे। इमरान खान मेरे इल्म में है कि उनसे नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन अभी इमरान खान इस पोजीशन में नहीं कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सके, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहा है। जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उसने बर्दाश्त किया एज चीफ मिनिस्टर, और अब जैसे ही वो उतरे हैं तो उनका जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा फवाद को, वो तो आपने सुना, लेकिन इमरान खान साहब भी खुश नहीं हैं और वो भी अपनी निजी महफिलों में
उनके बारे में कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, तो नाराजगी तो है, लेकिन इस्तीफा आप समझते हैं कि शायद वो ना दें? सदर पाकिस्तान जी बिल्कुल नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो इस्तीफा इमरान खान उनसे खुश नहीं है, ये मेरे पास खबर है। एक ब्रेक का वक्त होता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा माजी में जाएंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्या फायदा हासिल हुआ। वेलकम बैक। इन फोकस हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब। राजा साहब, ये बताइएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आज जब आप पीछे देखते हैं और आपने इब्तिदा में कहा कि सारे मसाइल की जड़ आपने इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसीज़ को दिया, लेकिन इसके बाद जब ये हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आई तो असल बात तो मईशत थी ना, कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान थे, जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, सब यही कहते थे कि माशी अबतरी हो गई है, असेंबलियां तोड़ें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, बार बार वो ये कहते थे। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद पहले मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमें नजर आए, उसके बाद उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी हो गई और फिर इसहाक डार साहब आए। आपको लगता है कि ये जो शिफ्ट हुआ इससे भी मामलात बहुत खराब हुए हैं? देखें, बात यह है कि इनके पास दो चॉइस थी। एक तो जैसे आए थे उसी वक्त इलेक्शन में चले जाते, तो उस वक्त इमरान खान का ग्राफ बहुत नीचे था और पीडीएम का ग्राफ बहुत हाई था। लेकिन ये इलेक्शन में नहीं गए, इन्होंने मुल्क को बचाने के लिए या रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। अगर उस वक्त भी इलेक्शन हो जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाना था। इन्होंने डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को बचाने निकले, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान कामयाब हो, पाकिस्तान के अवाम कामयाब हो, पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत से निजात मिले, तो फिर हम समझेंगे कि ये अपनी मेहनत में कामयाब हुए हैं। और अगर ये चीज़ें ना कर सके तो फिर यकीनन अवाम भी इनको नाकाम करार देगी और हम भी इनको नाकाम करार देंगे। और ऐसे में फिर आपके लिए कितना मुश्किल होगा अगर ये मईशत नहीं संभल सकी तो इंतखाबात में, क्योंकि आप तो जाहिर है इलेक्शंस लड़ते हैं और आपको ये अच्छी तरह पता है कि गरीब लोग, अवाम इस वक्त किस तरह से दब रहे हैं महंगाई के तले, और अभी IMF की कड़ी शराइत और आएंगी और अभी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल आपने देखा कितना महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मुश्किलात अभी मैं देख रहा हूँ कि और बढ़ेंगी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। लेकिन उन मुश्किलात के बाद इनका कहना यह है कि हम उन पर काबू पा लेंगे सितंबर अक्टूबर तक। अच्छा। तो अगर इन्होंने काबू पा लिया और लोगों को रिलीफ दे दिया फिर तो इनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ये रिलीफ ना दे सके, मुश्किलात में कमी ना ला सके, तो फिर यकीनन पीडीएम की पोजीशन फिर काफ़ी कमज़ोर होगी। और आपकी कैसे होगी राजा रियाज साहब? लोगों में आपने भी जाना है इंतखाबात के लिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको पार्टी के खिलाफ आपने वोट नहीं दिया और सब, लेकिन अल्टीमेटली लोगों के लिए तो यही है ना कि तहरीक इंसाफ में थे, तहरीक इंसाफ बाहर बैठी है, राजा साहब अंदर हैं, 20 लोग अंदर हैं। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि लोग नाराज़ हैं और कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे मामला ठीक हो जाए। बाकी कुछ इनफरादी वोट भी होता है, इनफरादी मेहनत भी होती है, सारी चीज़ें इलेक्शन में, एक चीज़ से इलेक्शन नहीं जीता जाता, उसमें कई अवामल शामिल होते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं उनको कोशिश करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वो है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा राजा साहब, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप इस हक में हैं जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बार बार बात की जाती है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप भी लाया जा सकता है? आप टेक्नोक्रेट सेटअप आ ही नहीं सकता मैडम। टेक्नोक्रेट सेटअप अगर आया तो कोई भी मुल्क, IMF और कोई भी मुल्क किसी किस्म की कोई अमदाद या टैक्स अमदाद या रकम नहीं देगा। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है अमदाद और रकम की, डॉलरों की। तो वो इसी सूरत में मिलेगा कि एक जमहूरी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में कायम है और उस जमहूरी हुकूमत के साथ लोग बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम के बाद सऊदी अरब से भी, UAE से भी और चाइना से भी और ममालिक हैं, उनसे अमदाद का चांस है, कर्ज़ मिलने का चांस है, तेल मिलने का, दारा मिलने का चांस है। तो ये सारी चीज़ें अगर IMF का प्रोग्राम कामयाब हो गया तो ये जब मिलेगी तो अल्लाह करे उनसे मुल्क के हालात बेहतर हों
और मुल्क में जो गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है उसकी जिंदगी में कोई आसानी आ सके। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब को वापस आता देख रहे हैं राजा साहब? मरियम भी आ गई है। नवाज शरीफ साहब के केसों के बारे में मेरा ख्याल अदालतों में मामला चल रहे हैं, जैसे क्लियर हुए वो आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अब क्या मसला है नवाज शरीफ साहब के वापस आने में? जाहिर है इमरान खान, मैं बता देता हूँ आपको, अभी उनके केस क्लियर नहीं है। अगर वो आए तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, और अगर केस क्लियर हो गए तो फिर उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा राजा साहब, वैसे ये जो 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं और आपने इब्तिदा में भी इसका बड़ा ऐसे जिक्र किया कि यही वो हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। लोगों की नज़र में पाकिस्तान में जिस हिसाब से आपने खुद बताया कि कितनी इस वक्त गुर्बत है, महंगाई है, मुश्किलात हैं, ऐसे में ये 2 केसेस के लिए लोग कहते हैं कि इस हुकूमत को इन केसेस के पीछे जाने की पड़ी हुई है, बजाय ये कि हालात को बेहतर करें। ये कौन से केसेस हैं? नहीं, हुकूमत तो नहीं जा रही, ये तो केस अदालतों में है। इमरान खान भी फाइट कर रहे हैं, वकील भी फाइट कर रहे हैं, हुकूमत तो अपना काम कर रही है। ना राजा साहब, हुकूमती वुज़रा और हुकूमती नून लीग से रहनुमा इसके ऊपर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देखा तलाल चौधरी साहब हो गए, आबिद शेर अली हो गए, वो कह रहे हैं कि ये 2 केस बड़े मजबूत हैं। मैंने आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और वो कह रहे हैं कि इसमें ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो ये अल्फाज करे हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इन केसों में भागने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि वकीलों को कह रहे हैं तरीके लें, इसका ट्रायल ना होने दें, क्योंकि उन्हें पता है इसमें मुझे हर सूरत सजा हो जानी है। अच्छा, और आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के और भी कई लोग हैं जो अगले इलेक्शन में शायद पार्टी तब्दील करने की बात करें, या फिर इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत है कि नून से, पीपल्स पार्टी से लोग भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं? जो तो इमरान खान को अंदर से जानता है वो तो कभी तरीके इंसाफ में शामिल नहीं होगा, और जो उसको नहीं जानते उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये केस तो आज से नहीं, कब से है। MQM जब उस जमाने की थी वो भी ये इल्जाम लगाती थी, सबके बावजूद आप तहरीक इंसाफ में गए थे। जिंदगी में इंसान से गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और आज उसका अफसोस भी है और दुख भी है। बहुत बहुत शुक्रिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब वक्त देने का ऑन प्रोग्राम इन फोकस। अब तक के लिए इतना ही। देखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने यह कहा है कि अगर मुल्क की मईशत को बचाने के लिए असेंबलियों की मुद्दत भी बढ़ाई जाती है तो मुल्क की बेहतरी के लिए वो उसकी हिमायत करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।